1971 की जंग में भारत ने एक ऐसा काम किया जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। ताजमहल गायब कर दिया गया था। 1971 की दुनिया बिल्कुल अलग थी। उस साल दिसंबर का महीना था। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई थी। पूरा विश्व युद्ध के बादलों में लिपटा हुआ था। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थीं, पाकिस्तान की तरफ से यहिया खान। लेकिन इस जंग का एक मोर्चा ऐसा भी था जहां कोई गोली नहीं चली, कोई टैंक नहीं उतरा, कोई जेट नहीं गिरा। वहां पर सिर्फ एक इमारत थी, संगमरमर से बनी, सदियों पुरानी, दुनिया के 7 अजूबों में से एक, ताजमहल। 3 दिसंबर 1971 सुबह के करीब 5:30 बज रहे थे। पाकिस्तानी वायुसेना ने अचानक पश्चिमी मोर्चे पर हमला कर दिया। उनका निशाना था भारतीय एयरफोर्स के एयरबेस। एक के बाद एक धमाके हो रहे थे। अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुरा, जोधपुर, जैसलमेर, हर जगह आग के गोले उठ रहे थे। और उनमें से एक निशाना था आगरा का खेरिया एयरबेस। ये एयरबेस ताजमहल से सीधी लाइन में मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर था। पाकिस्तानी पायलट अगर खेरिया पर बम गिरा रहे थे तो उनके रडार पर सबसे साफ दिखने वाला लैंडमार्क था ताजमहल। उन दिनों जीपीएस नहीं होता था। पायलट पुराने तरीके से नेविगेट करते थे। नदियां, पहाड़, बड़ी इमारतें, और ताजमहल तो यमुना के किनारे ऐसे खड़ा था जैसे कोई विशालकाय मार्गदर्शक। तभी एक खुफिया रिपोर्ट दिल्ली पहुंची। पाकिस्तानी हाई कमांड ने अपने पायलटों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया था, ताजमहल को लैंडमार्क बनाकर आगरा एयरबेस को ध्वस्त करो। लेकिन असली डर कुछ और था। डर था कि कोई पायलट गलती से या शरारत से ताजमहल पर ही बम गिरा दे। एक बम और हजारों सालों की विरासत मिट्टी में मिल जाती। उस दिन भारत के लिए सिर्फ जंग नहीं लड़ी जा रही थी, उस दिन भारत की सांस्कृतिक आत्मा दांव पर लगी थी। उसी दिन 3 दिसंबर को दोपहर बाद इंदिरा गांधी के कार्यालय में एक अर्जेंट बैठक हुई। उपस्थित थे रक्षा मंत्री जगजीवन राम, एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर BK थापर। मीटिंग रूम में मानो सन्नाटा पसरा था। इंदिरा गांधी ने डॉक्टर थापर की तरफ देखा और पूछा, क्या ताजमहल को बचाया जा सकता है? डॉक्टर थापर ने कहा, मैडम, हम उसे ढक सकते हैं, छुपा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे चमत्कार चाहिए। 24 घंटे और जंग के बीच में हजारों मजदूर। एयरफोर्स चीफ लाल ने कहा, मैडम, पाकिस्तानी रडार पर ताजमहल सबसे बड़ा सोना है। अगर हमने उसे छुपाया नहीं तो वे रात के अंधेरे में भी उसे ढूंढ लेंगे। इंदिरा गांधी ने कुछ पल सोचा। उनकी आंखों में वो दृढ़ता थी जो देश की बेटी को शोभा देती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, डॉक्टर थापर, आपको हर संसाधन दिया जाएगा, सेना आपकी मदद करेगी। मुझे ताजमहल चाहिए, हमेशा के लिए खड़ा। बस फिर क्या था, उसी शाम आगरा में एक नामुमकिन मिशन शुरू हो गया। इस मिशन का कोई कोड नेम नहीं था। किसी ने इसे ऑपरेशन ताज कहा तो किसी ने ऑपरेशन शाहजहां, लेकिन असल में ये था ऑपरेशन कैमोफ्लाज। एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी कहानी 50 साल बाद भी किताबों के पन्नों में दबी पड़ी है। डॉक्टर BK थापर 1971 में ASI के प्रमुख थे। उन्होंने अपने करियर में सैकड़ों विरासतें संभाली थीं, लेकिन इस तरह का संकट कभी नहीं देखा था। उन्होंने तुरंत अपने टीम को बुलाया। सवाल था, ताजमहल को कैसे छुपाया जाए? दीवारें तो ढक सकते हो, लेकिन 42 मीटर ऊंचा गुंबद, 40 मीटर ऊंची मीनारें, उनके सामने दुनिया का सबसे बड़ा छुपाने का ऑपरेशन था। एक सीनियर इंजीनियर ने सुझाव दिया, बांस के मचान बनाओ, उन पर हरे रंग का तिरपाल डाल दो और पूरे ढांचे को जंगल में मिला दो। डॉक्टर थापर को ये आइडिया पसंद आया, लेकिन सवाल था कि इतना बड़ा तिरपाल कहां से लाएं, इतने बांस कहां से लाएं, और वो भी 24 घंटे में। उस रात डॉक्टर थापर ने पूरे उत्तर प्रदेश को छान मारा। सरकारी गोदाम, निजी कंपनियां, पड़ोसी राज्य, हर जगह फोन लगाए गए। सबसे बड़ी चुनौती थी तिरपाल। 8400 किलोग्राम वजन का हरा तिरपाल, इतना बड़ा कि पूरे ताजमहल को कफन की तरह ढक सके। आर्मी ने अपने स्टोर खोल लिए। कानपुर के टेंट हाउस से सारा तिरपाल खाली करा लिया गया। दिल्ली से ट्रकों पर तिरपाल लादकर आगरा भेजा गया। लेकिन तिरपाल अकेले काफी नहीं था, उसे टांकना था, सिलना था, जोड़ना था।
600 किलोग्राम कीले और 63 सिलाई की सुइयां मंगाई गईं। बांस के मचान के लिए 80 किलोमीटर दूर से हजारों बांस के डंडे ट्रकों में भरकर आगरा पहुंचाए गए। मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। आगरा के हर मोहल्ले से, हर गांव से लोग खुद ब खुद आ रहे थे, बिना मजदूरी मांगे। उन्हें बताया गया था, ताजमहल बचाना है तो आओ, और वो आए। रात के 10 बज चुके थे। ताजमहल के मैदान में एक अजीब सी हलचल थी। सैकड़ों मजदूर, दर्जनों इंजीनियर, पुलिसकर्मी, यहां तक कि स्थानीय प्रशासन के अफसर सब जुट गए थे। बिजली की रोशनी में काम शुरू हुआ। सबसे पहले बांस के मचान खड़े किए गए। पूरे ताजमहल के चारों तरफ लकड़ी और बांस का एक जाल सा बुन दिया गया। फिर उस पर तिरपाल बिछाया गया। एक के बाद एक चादरें सिली जा रही थीं। कील ठोकने की आवाज से पूरा मैदान गूंज रहा था। मीनारों को अलग से ढका गया। पेड़ों की शाखाओं को काट काट कर उन पर बिछाया गया ताकि ऊपर से देखने पर जंगल का एहसास हो। गुंबद के ऊपर सबसे मोटा तिरपाल चढ़ाया गया। ये काम बेहद नाजुक था क्योंकि संगमरमर को खरोंच न लगे, इसलिए मजदूर नंगे पैर काम कर रहे थे। उनके हाथों में दस्ताने थे। हर कील को हाथ से ठोका जा रहा था। मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ। तभी सुबह के 4 बजे दिल्ली से एक खबर आई। पाकिस्तानी विमानों ने फिर से उड़ान भर ली थी। हो सकता है कि वे आगरा की तरफ आ रहे हों। डॉक्टर थापर के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उन्होंने मजदूरों से कहा, भाइयों और तेज, कल सुबह तक काम खत्म होना चाहिए। और मजदूरों ने जैसे जान लगा दी। रात भर काम चला। 4 दिसंबर 1971 की सुबह जब सूरज निकला तो आगरा के लोगों ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। ताजमहल गायब था। जहां कभी सफेद संगमरमर का विशालकाय महल हुआ करता था, वहां अब हरे रंग का एक विशाल पहाड़ सा दिख रहा था। ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल एक पहाड़ी या जंगल जैसा लग रहा था। पाकिस्तानी रडार पर भी यही दिखना था। एक बात और, यमुना नदी के उस पार से जो भी देखता उसे लगता कि शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन दूर से हवा में यह लगभग असंभव था कि ताजमहल वहां है। ये था भारतीय इंजीनियरिंग और देशभक्ति का करिश्मा। 24 घंटे के अंदर बिना किसी आधुनिक उपकरण के एक विश्व धरोहर को पूरी तरह छुपा देना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ताजमहल को छुपाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी उसे बनाए रखना। तिरपाल के नीचे हवा का संचार बंद हो गया था। संगमरमर पर नमी जमने लगी थी। डॉक्टर थापर की टीम हर रोज तिरपाल के नीचे जाकर नमी चेक करती थी। फंगस न लगे इसका ध्यान रखा जा रहा था। इसके अलावा एक और डर था। पाकिस्तानी जासूस, आईएसआई के एजेंट आगरा में घूम रहे थे। अगर उन्हें पता चल गया कि ताजमहल सिर्फ ढका हुआ है और वास्तव में वहां है, तो वे पाकिस्तानी वायुसेना को सटीक लोकेशन दे सकते थे। इसलिए आगरा पुलिस और सेना ने ताजमहल के आसपास का इलाका पूरी तरह सील कर दिया। कोई भी आम नागरिक उधर नहीं जा सकता था। यहां तक कि स्थानीय लोगों को भी नहीं बताया गया था कि ताजमहल को कैसे ढका गया है। बस इतना कहा गया, ताज सुरक्षित है, चिंता मत करो। और ताज 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक इसी तरह ढका रहा। 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक। 16 दिसंबर 1971 का दिन इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन था। उस दिन पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले। बांग्लादेश का जन्म हुआ। जंग खत्म हो गई थी। 17 दिसंबर 1971 की सुबह डॉक्टर थापर ने आदेश दिया, ताजमहल से तिरपाल हटाया जाए। जैसे ही पहली चादर हटी, सूरज की किरणें संगमरमर पर पड़ी और वो चमक उठा, मानो ताजमहल ने 14 दिनों की नींद के बाद आंखें खोल दी हों। मजदूरों की आंखों में आंसू थे। उनमें से कई तो रो पड़े। ताज बच गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये पहली बार नहीं था जब ताजमहल को छुपाया गया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी हमले का डर था। तब भी ताजमहल को ढका गया था, लेकिन उस समय सिर्फ लकड़ी के मचान और बांस का इस्तेमाल हुआ था। 1971 में ये ऑपरेशन कहीं ज्यादा बड़ा था, क्योंकि अब हवाई हमले का खतरा पहले से कहीं ज्यादा था। और उस समय जो तिरपाल इस्तेमाल हुआ था वो इतना विशाल था कि आज भी उसकी तुलना में दुनिया का कोई दूसरा कैमोफ्लाज ऑपरेशन नहीं है। एक और दिलचस्प बात, उस वक्त ताजमहल के मुख्य गुंबद पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था। उसे भी तिरपाल के नीचे छुपाना पड़ा। लेकिन डॉक्टर थापर ने एक शर्त रखी थी, जब तक ताज छुपा है राष्ट्र ध्वज दिखना चाहिए।
तो उन्होंने गुंबद के ऊपर तिरपाल में एक छोटा सा छेद रखा जहां से तिरंगा लहराता रहा। ये छेद इतना छोटा था कि हवाई जहाज से नहीं दिखता था, लेकिन जमीन से देखने पर पता चल जाता था कि ताजमहल वहां है। ये थी बारीकी। आप सोचिए, जंग के बीच जब पूरा देश तबाही के कगार पर था, तब कुछ लोग एक इमारत को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, क्योंकि ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो भारत की पहचान थी, वो मुगल काल की शान थी, वो शाहजहां के प्यार की निशानी थी। उसे बम से उड़ाना मतलब भारत की आत्मा पर वार करना। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तानी प्रचार मशीन ने यह कहने की कोशिश की कि भारत ने ताजमहल को छुपाकर अपनी कायरता दिखाई, लेकिन पूरी दुनिया ने यह देखा कि जो देश अपनी विरासत को इस कदर बचाता है, वो देश अपने सैनिकों को भी उतनी ही हिफाजत से बचाता है, और भारत ने वो भी कर दिखाया। उसी जंग में भारत ने ढाका तक मार्च किया और दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण देखा। तो ताजमहल को छुपाना कोई कायरता नहीं थी, ये एक बुद्धिमानी थी, एक रणनीति थी, और सबसे बढ़कर ये एक प्रेम कहानी थी, एक राष्ट्र का अपनी धरोहर से प्रेम। आज अगर आप आगरा जाएं तो ताजमहल के गाइड आपको ये कहानी बताएंगे, लेकिन सिर्फ वहीं। स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जाता, न्यूज चैनलों पर इस पर डिबेट नहीं होती, फिल्में नहीं बनती, क्योंकि ये एक शांतिपूर्ण ऑपरेशन था जिसमें कोई गोली नहीं चली, कोई खून नहीं बहा। लेकिन जितनी बहादुरी से हमारे सैनिक लड़े, उतनी ही बहादुरी से उन मजदूरों ने काम किया। रातों रात ठंड में भूखे प्यासे, बिना किसी पारिश्रमिक की उम्मीद के। वे जानते थे कि अगर ताजमहल उड़ा तो उनके बच्चे उसे कभी नहीं देख पाएंगे, और उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया के किसी और देश में शायद ही संभव हो। 24 घंटे में पूरे ताजमहल को ढक देना। ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। इंटरनेट पर अगर आप सर्च करेंगे तो उस समय की कुछ ही तस्वीरें मिलेंगी, क्योंकि उस वक्त कैमरे उतने आम नहीं थे, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो चौंकाने वाली हैं। एक विशाल हरा ढांचा जिसके नीचे दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा दबा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ऑपरेशन केवल 1971 में ही नहीं, बल्कि 1965 की जंग में भी किया गया था। 1965 में ताजमहल को नहीं, बल्कि कुतुब मीनार और अन्य स्मारकों को ढका गया था। लेकिन 1971 का ऑपरेशन सबसे बड़ा था। इस ऑपरेशन की सफलता के बाद डॉक्टर B.K. थापर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने हमेशा इसका श्रेय उन हजारों मजदूरों को दिया जिनके नाम तक कहीं दर्ज नहीं है। आज जब भी आप ताजमहल को देखें, उसके सफेद संगमरमर की चमक में एक बात याद रखना, ये चमक इसलिए है क्योंकि 1971 में कुछ लोगों ने इसे अंधेरे में छुपा कर रखा था। उन्होंने इसे मौत से बचाया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ बंदूक उठाने का नाम नहीं है। देशभक्ति तिरपाल सिलने का भी नाम है। देशभक्ति रात भर जागकर कील ठोकने का भी नाम है। देशभक्ति अपने हाथों को खरोंच आने देने का भी नाम है। और हाँ, देशभक्ति ये भी है कि 50 साल बाद भी हमें ये कहानी बतानी चाहिए, क्योंकि कोई भूल न जाए। क्योंकि जो राष्ट्र अपनी विरासत को भूल जाता है, वो राष्ट्र अपना भविष्य खो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, और हाँ, ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अभी भी हजारों ऑपरेशन हैं जिनके बारे में आम लोगों को कुछ नहीं पता। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।